जो चीज़ मना की जाती है वही तो लोग करते हैं। इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहता लोगों को जो कर नहीं सकते, फिर कहेंगे फालतू का ज्ञान है, कोई मतलब नहीं है। यंग जनरेशन जो है वो हमारी भाई विरासत है, तो हम चाहेंगे कि वो अच्छे से हमसे और बेहतर जिंदगी जिए, क्योंकि हम जो दौर देखा है, जो हमारे जो पिताजी दौर देखा है, उसमें कुछ शुद्धता थी, मिलावट थी, पर कम थी हिसाब से। अब तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आप देखो ना लाइफ कितनी कम होती जा रही, नए नए बच्चों को मतलब कि हार्ट अटैक हो जा रहा है, बिल्कुल है ना, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ जा रहा है, कितनी सारी डायबिटीज तो आप समझो कि 20-22 साल के बच्चों को होना बहुत ही कॉमन है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज है। और टाइप 1 तो चलो बच्चों को हो ही जाती है। पेट अंदर ना होने का रीजन ये भी एक है कि अगर आपको IBS या की कोलाइटिस है तो पेट अंदर जल्दी नहीं हो। आप चाहे जितना जिम कर लीजिए, चाहे जितना रनिंग कर लीजिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं। गर्ड इस समय बहुत सुनने में आ रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज। IBS में दूध बहुत नुकसान करता है। अच्छा, कीटो डाइट, फैट डाइट, बहुत तरीके की डाइट आजकल रेकमेंड करी जा रही है। प्राकृतिक रूप से वजन घटाना सबसे सही तरीका। खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये जो नहीं खाना है उसका पता होना चाहिए। फैटी लीवर हो गया तो अभी तो कुछ खास बात नहीं लगती, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत गंभीर दिक्कत हो जाती है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, चेहरा कमजोर हो रहा है और पेट निकल रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो समझिए लीवर में प्रॉब्लम आ रही है। आप दिन भर में 50 बार खाना खा रहे हैं, कभी समोसा खा रहे हैं, कभी चाय ले रहे हैं, कभी कॉफी ले रहे हैं, कभी बिस्किट ले रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पिज्जा खा रहे हैं। जहर के अलावा कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता। और आप वही कभी कभार खा रहे हो, कोई बात नहीं, आप रूटीन में वही खा रहे हो तो बीमार हो गए ना। जिंदगी की भाग दौड़ लोगों की बहुत ज्यादा है, तो उनको अगर फीवर आया तो वो चाहते हैं कि हमें इमीडिएट रिलीफ मिले। ज्यादातर मॉडर्न मेडिसिन स्पेशली केवल रोग की चिकित्सा होती है। आयुर्वेद में आप स्वस्थ बने रहे इसकी चिकित्सा है, यानी कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जिनमें आपको सिर्फ मेडिसिन खाते ही रहना है, पता नहीं कब तक खाना है, ऐसा सिस्टम नहीं है। उसमें आपकी डोज उल्टे घटेगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा ना। आप बीमारियों में ही सारे पैसे अपना दवाइयों में लगाते रहेंगे आगे चल के, तो आपके कमाने से क्या फायदा। कभी भी लस्सी पी के आपको पेट में हल्कापन महसूस हुआ है क्या? ईमानदारी से बताइए। ना, पेट और भर जाता है और भारी हो जाता है। और उसके बाद लोग खाना खाने के बाद लेते हैं हैवी छोले भटूरे, खाने के बाद लस्सी। नहीं है लोग तो। अब वही तो बात है ना, खाना पीना सब उल्टा सीधा आपका रहना ही रहना है, तो कम से कम 1 घंटे तो अपने लिए निकालो कि आगे की लाइफ कुछ तो सेफ रहे। सर, क्रेविंग्स कम करने की कोई रेमेडी नहीं है आयुर्वेद में? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में डॉक्टर SK पांडे सर हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं और लगभग 25 वर्षों से ये इस विधा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी यात्रा आयुर्वेद में कैसे रही और कैसे आप इस फील्ड में आए? मैं पिछले 25 वर्षों से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे अपने कई जगह सेंटर्स रहे हैं, अभी भी कई जगह सेंटर्स लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छा अनुभव रहा कई जगहों से, उनमें एक ये है कि मैंने काफ़ी समय तक PCF में काम किया एज ए मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैं पोस्टेड रहा काफ़ी समय तक, करीब 12 वर्ष तक मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस किया है। अच्छा। मैंने वहाँ पे सेवाएं दी हैं और उसके बाद जून में मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने के बाद फिर मैंने एक अपना अलग और सेंटर चालू किया और प्रैक्टिस ही अपनी केवल कर रहा हूँ। और सर, आयुर्वेद के बारे में कुछ आप संक्षिप्त में बताना चाहेंगे हमें? इसकी उत्पत्ति, इसका आधार क्या है? आयुर्वेद बहुत प्राचीन विधा है, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे पहले आयुर्वेद ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। पुराने समय में भी लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, सारी चीज़ें होती थी, फिर भी चिकित्सा होती थी। अगर किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी हो गया, तो उसका तो भी प्लास्टर की जगह पे तब अलग तरीके की सिस्टम था, लेकिन आयुर्वेद तो तब भी जीवित था और कुछ मॉडर्न मेडिसिन तो तब थी नहीं। तो आयुर्वेद पद्धति हमारी बहुत पुरानी प्राचीन पद्धति है, और खासियत इसकी यह है कि पहले भी और अभी भी इसकी प्रासंगिकता जो है वो बिल्कुल बहुत ही वैलिड है। ये बहुत इफेक्टिव है इसकी सारी मेडिसिन भी। जैसा लोग कहते हैं कि आपको आयुर्वेद में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत समय लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है आप किस रोग की चिकित्सा कर रहे हैं। अब आप किसी को अर्थराइटिस की मेडिसिन दे रहे हैं, जोड़ों की समस्या है, तो समय तो लगेगा। लेकिन अगर आप किसी को पेट रोग की चिकित्सा कर रहे हैं, गैस की दिक्कत है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, IBS की दिक्कत है, लीवर की प्रॉब्लम है, आपको एलोपैथ से तेज रिजल्ट मिलेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं। तो इफेक्टिव मेडिसिन है, सेफ है, और खासियत एक बहुत बड़ी इसकी ये है कि आपको बहुत जगहों पे, ज़्यादातर मॉडर्न मेडिसिन स्पेशली, केवल रोग की चिकित्सा होती है। आयुर्वेद में आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें इसकी चिकित्सा है, यानी कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये तो आयुर्वेद में कहा गया है चरक में, यानी कि आप स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा पहले करेंगे,
फिर विकार, आतुर के विकार का प्रशमन यानी कि रोगी का उपचार। तो आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, बहुत सारी चीजें हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज के समय में आप कहते हैं कि डाइटिशियन है, बाकी लोग हैं जो बताते हैं कि आपको इस रोग में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आयुर्वेद में तो 5000 वर्ष पहले बता दिया गया कि इस मौसम में आपको ये खाना है, नहीं खाना है, ऋतु के ऐसा भी अनुसार। विवरण आता है कि रामायण काल और महाभारत काल से ये जब से हम लोग इसको जानते हैं तब से यही प्रचलित है। यही थी पहले, और कोई पद्धति नहीं थी, आयुर्वेदिक की चिकित्सा थी। और उस समय भी ये बताया जाता है कि इस ऋतु में आपको इस चीज का सेवन करना है। तो क्या वर्णित है कि भाई क्या आपके लिए आहार विहार उचित है और क्या अनुपान आपके लिए उचित है। कुछ चीजें ऐसी भी जिनके खाने से नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचता है, एक साथ खाना उचित नहीं रहता। इसका बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है, कोई छोटा मोटा पूरा ग्रंथ बाकायदे लिखा गया है इसके बारे में। सर, इसके बारे में पहले लोगों को बड़े अच्छी से नॉलेज थी, जानकारी थी। ऐसा क्या हुआ कि समय रहते धीरे धीरे ये खो गई या विलुप्त हो गई या कम हो गई? इसका प्रचलन क्यों कम हो गया? ऐसा क्यों देखा गया? प्रचलन कम होने का कारण ये नहीं है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी आ गई। प्रचलन कम होने का कारण ये है कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन दिखता है जो कि तुरंत काम कर रहा है, तो आप दूसरे ऑप्शन को इग्नोर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आपसे आप समझिए कि 30-40 साल 50 साल पहले मान लीजिए कि प्राइमरी स्कूल ही हुआ करते थे गाँव में, और तो कोई स्कूल नहीं थे, है ना। सभी लोग वहीं से पढ़ के IAS PCS सभी कुछ बने हैं। हम लोग भी वहीं से पढ़े हुए हैं, जमीन पे बैठ के पढ़ते थे हम लोग और पढ़ के बहुत कुछ कर ले गए। लेकिन आज की तारीख में फिर क्या हुआ, ऑप्शंस लोगों को मिले। गांव में भी मॉन्टेसरी स्कूल्स खुल रहे हैं, शहरों में भी हर तरीके के स्कूल्स हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब आप उसकी तरफ ज्यादा भागते हैं, तो उसकी प्रामाणिकता धीरे धीरे कम होती गई। अब आप जा ही नहीं रहे, जब वहां पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, विकल्प बहुत बड़ा दिख रहा है। जब विकल्प आपको मिला तो आपने उसको इग्नोर किया तो उसकी वजह से ये लगने लगा कि नहीं वो खराब है। वो खराब है नहीं, इग्नोरेंस की प्रॉब्लम है। आप उसको प्राथमिकता तो दीजिए। जी सर, एलोपैथी मेडिकेशन का ज्यादातर उसको इमरजेंसी मेडिकेशन के तौर पे ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि जिंदगी की भाग दौड़ लोगों की बहुत ज्यादा है। तो उनको अगर फीवर आया तो वो चाहते हैं कि हमें इमीडिएट रिलीफ मिले, तो वो सप्रेशन और सिम्टम के लिए तो बढ़िया है, बट अगर जड़ से इलाज करना है तो आयुर्वेद यही तो समझने की जरूरत है। ठीक है, इमरजेंसी के लिए, सर्जरी के लिए मॉडर्न मेडिसिन बहुत अच्छा है, इसीलिए आई थी वो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, जैसे डायबिटीज आपको हो गई, IBS हो गया आपको, कोलाइटिस हो गई आपको, लीवर की प्रॉब्लम हो गई, लीवर सिरोसिस हो गई, कुछ भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसका लंबा ट्रीटमेंट चलना है, ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ भी इस तरीके की दिक्कत है जिनमें आपको सिर्फ मेडिसिन खाते ही रहना है, पता नहीं कब तक खाना है। खाते भी रहने में क्या हो रहा है, उसमें भी डोज धीरे धीरे बढ़ती ही तो जा रही है। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि आपको डायबिटीज हो गया और आज आपने दवा चालू किया तो आपको पहले एक ही टेबलेट खानी पड़ रही है, मेटफॉर्मिन या ग्लिम्प्राइड, उसके बाद आगे चल के वो डाउन हो जा रही है, एक ही चीज लेनी पड़ी। उल्टे ये हो रहा है कि बढ़ती जा रही डोज, क्योंकि बॉडी में इम्यून हो जा रही है मेडिसिन, फिर इफेक्टिव नहीं रह जाती है, तो वो धीरे धीरे डोज बढ़ती जा रही है। तो हम सिर्फ उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चिकित्सा नहीं हो रही है, सिर्फ उसको एक प्रयास चल रहा है कि हम कैसे उसको साम्यावस्था में रख पाए, ये प्रयास चल रहा है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में पहले भी ऐसा नहीं था। आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं कोई भी आयुर्वेद की, तो उसका जब रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे उसकी डोज घटती है, बढ़ती नहीं कभी भी। आयुर्वेद की दवाएं कभी ये नहीं होता कि आज आपको हम कह रहे हैं कि आपको सुबह शाम 2 बार 5-5 ग्राम कोई पाउडर लेना है, कोई चूर्ण लेना है, तो हम 2 महीने बाद बोलेंगे नहीं अब आपको 10-10 ग्राम लेना है, नहीं अब आपको 20-20 ग्राम लेना है, अब नहीं आपको 100-100 ग्राम लेना है। ऐसा सिस्टम नहीं है, उसमें आपकी डोज उल्टे घटेगी। 5-5 ग्राम आज ले रहे हैं आप, तो हो सकता है 3 महीने के बाद आपको सिर्फ 2 ही ग्राम लेना पड़े, हो सकता है 1 ग्राम ही लेना पड़े, फिर बंद भी हो जाए, ऐसा भी संभव है। ये दोनों में फर्क है। अच्छा सर, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या आप और भी चिकित्सा पद्धतियों को साथ में आयुर्वेद के साथ में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं तो केवल प्योर आयुर्वेद करता हूँ। लेकिन अगर कोई किसी भी ऐसी बीमारी में कोई अगर पेशेंट आता है जो कि मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथ की दवाएं खा रहा है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या लीवर प्रॉब्लम्स है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ सब तुम बंद करके केवल आयुर्वेद खाओ। मैं उन मेडिसिन के साथ में आयुर्वेद कंटिन्यू करता हूँ, फिर उसके बाद जब उसको रिजल्ट अच्छा मिलने लगता है तब उसकी डोज कम करते हुए उसको बंद करवाता हूँ, टेपर डाउन करके। अचानक बंद करना उचित नहीं है, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आप कोई भी दवा खा रहे हैं अचानक बंद करते हैं तो फ्लक्चुएट कर जाती है। तो उसको टेपर डाउन करके धीरे धीरे डोज कम करते हुए तब बंद करवा के तब करते हैं। वैसे साथ में आप एलोपैथ के मॉडर्न मेडिसिन के साथ में आप आयुर्वेद खा सकते हैं। ये यही सवाल मैं अगला पूछने वाली थी कि दर्शकों को कई बार बड़ी क्वेरी होती है कि हम अगर आयुर्वेद ले रहे हैं तो जो हमारी दवाएं चल रही वो बंद हो जाएं, या हम और कोई पद्धति ले रहे हैं तो क्या कोई इंटरेक्शन भी होता है आयुर्वेदिक और
एलोपैथिक मेडिसिन कुछ का? भी नहीं एंड होता वन मोर क्वेश्चन सर, क्या अगर दोनों लेनी है तो उनके बीच में ठीक ठाक डिफरेंस भी होना चाहिए? कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर अच्छा। आप आयुर्वेद की मेडिसिन कोई खा रहे हैं एलोपैथ के साथ में, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे जोड़ों की हो, आप उसके साथ आयुर्वेद के साथ एलोपैथ बिल्कुल खा सकते हैं और एक साथ खा सकते हैं। कोई गैप अच्छा। करने की भी जरूरत नहीं है उसमें कि आधे घंटे के गैप कर देने से कुछ होना भी नहीं है ना। पड़ेगा। जो रिएक्शंस बॉडी में होने वो तो होने हैं ना। आप एक साथ खाइए, किसी तरीके कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं होता है, आप साथ में ले सकते हैं। ये लोगों में बड़ी भ्रांति होती है कि वो बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको बार बार वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ ऑलरेडी डॉक्टर ने लिखी है, तो इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं लोगों को इस चीज़ को लेकर। तो ये बड़ी अच्छी बात सर आपने बताई मेरे दर्शकों के लिए कि आप आयुर्वेदिक और जो भी पैथिक के आप चीज़ें ले रहे हैं वो आप साथ में साइमल्टेनियसली ले सकते बिना किसी साइड इफेक्ट के। सर आगे जो मेरा सवाल है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो हमारे घर में मसाले हैं या जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि आंवला, एलोवेरा, तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा, ये सब बहुत सारी चीज़ें बहुत समय से दादी नानी के नुस्खों के रूप में इस्तेमाल होती आई हैं। तो आपके हिसाब से इनका इस्तेमाल, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें रेकमेंड करके या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं ली जाती हैं, इनको ज़्यादातर लोग ऐसे ही सेवन करते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि ये एक ज़माने से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये कितना सेफ है, कितना करना चाहिए और कितना फ़ायदेमंद है लोगों के लिए? देखिए, जो भी घर में चीजें हैं वो सब औषधियां ही हैं, लेकिन उसकी मात्रा के हिसाब से उस चीज का स्वरूप बदल जाता है। अगर आप सही मात्रा में ले रहे हैं तो वही चीज आपके लिए औषधि के रूप में कार्य करेगी। अगर आप सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो मसाला है साधारण। वही हल्दी आप सही अनुपात में, सही मात्रा में और एक योग बना के, एक फार्मूला बना के और उसमें एक कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो औषधि के रूप में काम करेगी। आप वैसे खा रहे हैं तो फिर मसाला होगा। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, जैसे कि तुलसी है, दालचीनी है, इलायची है, पिपली है, बंसलोचन है, मुलेठी है। इन चीजों को मिला के, साधारण चीजें हैं, घरों में रखी रहती हैं, मसाले घर के एक तरीके से हैं। इन चीजों को मिला के एक हमने ऐसा फार्मूला बनाया जिसका कि काढ़ा हमने बनाया जी। वो काढ़े की, ओजस काढ़े के नाम से हमने उस काढ़ा बनाया। उसकी खासियत यह है कि उसमें तुलसी, दालचीनी, इलायची, पिपली, बंसलोचन, मुलेठी, इन चीज़ों का समावेश है। और इसकी खासियत यह है कि आप इसको हर मौसम में पी सकते हैं। चाय की तरह है वो काढ़ा नहीं है, उसको आपको काढ़े की तरह खौलाना नहीं है, चाय की तरह आप उसको पीजिए। टेस्ट भी अच्छा है क्योंकि मुलेठी पड़ी हुई है तो मिठास भी उसमें है और किसी तरीके का ऐसी चीज नहीं पड़ी जो पित्त को बढ़ाए। इसलिए आप हमेशा किसी भी गर्मी में भी ले सकते हैं, सर्दी में भी ले सकते हैं। ना पित्त बढ़ेगा, ना वात बढ़ेगा आपके शरीर में, आपको फायदा ही मिलेगा। तो इसका काढ़ा या इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, आपको गले का इन्फेक्शन खत्म करेगा। सर्दी, जुकाम, बुखार, ऐसी कोई भी समस्या हल्की फुल्की रहती है, आप इसका प्रयोग करिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक सर काढ़े की बात है तो काढ़ा अमूमन सब घरों में जब मौसम चेंज होता है, सर्दी गर्मी या कभी भी होता है तो बनता है अभी। लेकिन एक और भी भ्रांति जिसके बारे में मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि लोगों का कहना होता है कि काढ़ा गर्म होता है। हाँ, मैंने अभी तो बताया ना आपको कि ये काढ़ा जो मैंने अभी आपको बताया फार्मूला, ये आप हर मौसम में प्रयोग कर सकते हैं, गर्मियों में भी कर सकते हैं। कारण क्या है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके शरीर में वात को बढ़ाएगा। यानी कि ना तो इसमें सौंठ का प्रयोग है, ना तो इसमें काली मिर्च का प्रयोग है। मैंने सौंठ और काली मिर्च का नाम नहीं लिया। तुलसी, दालचीनी, इलायची, पिपली, बंसलोचन, मुलेठी। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी, दालचीनी ब्लड थिनर का काम करेगी, ठीक है। इलायची कफ का निस्तारण करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसमें मुलेठी पड़ी हुई है, मुलेठी पित्त को शांत करती है और गले का संक्रमण को खत्म करती है जी। बंसलोचन पड़ा हुआ है, बंसलोचन क्या है? कैल्शियम है, प्राकृतिक कैल्शियम। तो आपको एक ऐसी चीज मिल रही जो आपके फेफड़ों को ताकत देगी। कैल्शियम आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और साथ में मुलेठी भी है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो पित्त को शांत करती हैं। तो आपको ना तो एसिडिटी होगी ना गैस्ट्राइटिस होगी। तो आप किसी भी मौसम में ले सकते। गर्म कहाँ रही है? गर्म तो तब होगी जब इसमें सौंठ और काली मिर्च पड़ जाए। इसीलिए मैंने ऐसी चीज बताई आपको जो आप हर मौसम में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही हुआ जब कोविड आया था, उस समय भी ऐसी चर्चा हुई थी। तब मैं आरएमएल में ही था, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे थे, पीजीआई के भी थे, केजीएमयू के थे। तो ये हुआ कि अरे भाई काढ़ा पीने से लोगों को एसिडिटी हो के अल्सर हो जा रहा है या कि पाइल्स हो जा रही है। तो उसका मैंने रीजन समझा ना, मैंने उनको बताया भी रीजन इसका कि भाई इसका ये कारण है कि आप केवल सौंठ और काली मिर्च का काढ़ा पिला रहे हैं लोगों को। एक एक बोरी लोगों के यहाँ तब कैंटीन्स में जो चलती थी हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट की, उसमें एक एक बोरी सौंठ खाली जाती थी। अब सौंठ खाली खोला के आप लोगों को पीने के लिए दे रहे हैं तो उससे एसिडिटी होके भाई अल्सर और पाइल्स ही होगी ना। लेकिन बाकी चीजें आप मिला ही नहीं रहे जो कॉस्टली हैं। जैसे अब इलायची है, इलायची बहुत महंगी है तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो,
वो पित्त को शांत करेगी, कफ को निकालेगी, वो कर ही नहीं रहे हैं आप। मुलेठी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, केवल सौंठ और काली मिर्चा, पिपली, इसके सहारे आप काम करेंगे। तो बात यह है कि आयुर्वेद को चीज़ों को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ बता दी जाए तो ये नहीं है कि आप उसी के हिसाब से आप चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करें। किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक की राय जरूर लें। और ये ऐसा नहीं कोई सिस्टम बना हुआ है कि आपने काढ़ा बनाया उसके बाद आप पी रहे हो तो आपको अल्सर हो जाएगा। आप सही मात्रा में चीज़ें लीजिए, कभी नहीं होगा। अब मैंने जो फार्मूला बताया आपको, तुलसी, दालचीनी, इलायची, पिपली, बंसलोचन, मुलेठी, आप इसका काढ़ा दिन भर में 5 बार पीजिए, 12 महीने पीजिए, कभी किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल। एक इसी संदर्भ में एक सवाल और आता है, एक समस्या देखी जा रही है आजकल लोगों को, गले की प्रॉब्लम। खांसी जुकाम तो एक पार्ट है, पर गला बैठना, आवाज भारी हो जाना, और गला बैठता है तो 2-2, 4-4, 3 मतलब 6-6 महीने के लिए बैठा रहता है। तो सर उसमें एक तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी, क्योंकि एग्जैक्टली कभी कोई बोलता है लैरिंजाइटिस प्रॉब्लम है, फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन है, या वो वॉइस कॉर्ड में इशू है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, और क्या ऐसा हम रेमेडी दे सकते हैं लोगों को जो वो घर में भी यूज करके उसको घर में? इसके लिए आप गरारा करवाइए लोगों को, गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी, अच्छा, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और थोड़ी सी मुलेठी डाल लें, जी, मुलेठी और हल्दी डाल के उसका गार्गल करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल, इसको मिक्स करके उसका गार्गल करें, उससे फ़र्क पड़ेगा। मुलेठी की लकड़ी ले लें, उसको चूसते रहें टॉफ़ी की तरीके से दिन में 3-4 बार। इतना चमत्कारिक लाभ मिलेगा आपको सिर्फ मुलेठी को चूसने से ही। गले के सारे संक्रमण भी खत्म हो जाएंगे, इन्फेक्शन भी खत्म होंगे, और प्लस साथ में आपको अगर टॉन्सिलाइटिस है, लैरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, तीनों चीजों में लाभ मिलेगा इससे। मुलेठी से, केवल मुलेठी से, मुलेठी का आप सेवन कीजिए। उसकी ये बेसिकली प्रॉब्लम होने की वजह क्या होती है? इम्यूनिटी पावर का कम होना, इन्फेक्शन का होना, वातावरण में भी इन्फेक्शन हर तरीके के है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कम है तो वही पोल्यूशन औरों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। आपकी इम्यूनिटी पावर कम है तो आपको प्रॉब्लम जल्दी हो जा रही है, हमारी इम्यूनिटी पावर शायद ठीक है तो हम उससे लड़ पा रहे हैं। बस कोविड हुआ, सबको नहीं हुआ ना, झोपड़पट्टी में बहुत सारे लोग रहे तो उनको नहीं हुआ, और हम लोगों को हुआ जो हम लोग एसी और बाकी चीजों का यूज कर रहे थे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर कम थी, हम नहीं लड़ पाए उससे। वो उसी वातावरण में रह रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ा, वो लड़के और जीत गए उससे। तो इम्यूनिटी पावर के ऊपर डिपेंड है सब कुछ। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपने अभी शुरू में जिक्र किया था कि आंवला है, आंवले का आप मुरब्बा लीजिए, आंवले की चटनी लीजिए। आंवला बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और साथ में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है। विटामिन सी तो है ही उसमें पर्याप्त मात्रा में, फाइबर भी है, जूस फॉर्म में ले सकते हैं, आंवले की चटनी ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवला ऐसे भी खा सकते हैं। कोविड के बाद ये देखा गया कि इम्यूनिटी लोगों की ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पोस्ट कोविड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। देखिए, कोविड के बाद लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हुई और इस तरीके के वायरल प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ये वायरस हैं, आज आप कोविड से लड़ रहे हो, आगे चल के कोई नया आ जाएगा, उसका कुछ और नाम होगा, कुछ और नाम होगा, ऐसे आते ही रहेंगे। आपको उनसे लड़ने की रणनीति बनानी पड़ेगी जी। और इन रोगों से, स्पेशली वायरस से लड़ने की रणनीति सिर्फ एक ही है कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी है। जितना ज्यादा आप बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहेंगे और अपने बच्चों को रखेंगे, एसी में ही रह रहा है बच्चा, गाड़ी भी एसी गाड़ी से स्कूल जा रहा है, स्कूल भी एसी वाले हैं सारे आजकल, तो ऐसे वातावरण में बच्चे की इम्यूनिटी पावर कैसे डेवलप होगी? पहले लोगों का क्या था, जमीन पे पढ़ते थे, जमीन में पड़े रहते थे, कोई मतलब नहीं था। आज की तारीख में भी जो उस स्थिति वाले हैं वही लड़ पा रहे हैं ना। तो इम्यूनिटी पावर अगर ऐसा, हम वही स्वाभाविक बात है कि हम अपने बच्चों को अपने से बेहतरी चीज देने की कोशिश करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं कि हम उनको वापस गाँव भेज दें या कि मिट्टी में भेज दें खेलने को, लेकिन हम उनकी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ा सकें, हम इस पर ध्यान दे सकते हैं। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे एक आयुर्वेद में सीतोपलादी चूर्ण आता है, बच्चों को देना चाहिए नियमित, क्योंकि उसमें बंसलोचन का प्रयोग है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी दे, वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। दिन भर में एक बार आप लीजिए उसको। अच्छा, काढ़ा जो बताया मैंने आपको, तुलसी, दालचीनी, इलायची, पिपली, बंसलोचन, मुलेठी। आप ऑफिस में हैं, ऑफिस से जाने के बाद रात में घर पहुंचे आप शाम को, 1 कप आपने ये काढ़ा बना के पी लिया जी, तो जितना दिन भर का इन्फेक्शन था आपका वो खत्म हो गया और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई और आप फ्रेश भी हो गए। चाय पीने से बेहतर है आप इस तरीके की चीजों का प्रयोग करें। ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई, और बड़ी अच्छी आप रेसिपी समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, दिन भर में हम कुछ उटपटांग चीज़ें भी खाते हैं, लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है, पर इस तरह का काढ़ा अगर हम एंड ऑफ द डे पी लेते हैं तो वो जो दिन भर की समस्याएं, जो भी हमने इनटेक किया, जो भी टॉक्सिन्स लिया, उसको बॉडी बैलेंस करके बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, जैसे आपकी प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर हो सकती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आपकी बढ़ सकती है। सर, ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, हमारे दर्शकों को इससे ज़रूर बहुत लाभ होने वाला है।
सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन बॉडी के अंदर में है जो कि आजकल बहुत फोकस में है, वो है लीवर, जिसको हम शायद सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं बिल्कुल बॉडी का। और इसकी समस्या आजकल बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई अपना पेट की प्रॉब्लम है, कुछ भी है और अल्ट्रासाउंड करा रहा है तो ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, आई थिंक 90% या 85% लोगों में ये देखने में आ रहा है। बिल्कुल सही कह तो रहे सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हैं। देखिए इस समय फैटी लीवर, सही कह रही हैं आप, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। बच्चों को भी हो जा रहा है फैटी Exactly. लीवर, क्योंकि वो खाना ऐसा है कि सब फास्ट फूड मैक्सिमम खा रहे हैं, तो उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी आजकल के बच्चों की बिल्कुल खत्म हो गई है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 5-6 सालों में। पिछले तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अब बाहर खेलना ही नहीं चाहते। पहले तो बच्चे पार्क में जाते थे, कुछ तो खेलते थे, बिल्कुल अब सही तो बात। पार्क में जाने ही नहीं चाहते। और पार्क को भी इन्होंने ग्रीनरी करके ऐसा डेवलप कर दिया है कि बच्चे खेल नहीं सकते। खेले तो उनको मना किया था, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? अब मोबाइल पे खेल रहे हैं, लैपटॉप पे खेल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से देखिए, मोबाइल बैठे आप खेल रहे हैं गेम, लैपटॉप पे खेल रहे हैं गेम, और फैटी चीजें बाहर से बजा के खा रहे हैं। आजकल आसान हो गया, बाहर से मंगाना भी तो आसान हो गया, तो अब उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, तो इसकी वजह से लीवर फैटी हो रहा है। और जो बड़े लोग हैं उनके साथ भी यही दिक्कत आ रही है। दिनचर्या असामान्य है। फैटी लीवर से बचने के लिए दिनचर्या का बहुत ज्यादा महत्व है। दिनचर्या का यूं महत्व है कि आपको कम से कम दिन भर में 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी करनी चाहिए। हर किसी को, चाहे एक्सरसाइज वो बड़ा हो, कोई चाहे भी छोटा हो, कोई भी हो, छोटा हो, बच्चा हो चाहे बड़ा, सबको 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, बहुत अच्छी हो भी। चाहे आप रनिंग कर लीजिए, चाहे वॉक कर लीजिए, चाहे कोई गेम खेल लीजिए। सबसे तो अच्छा है कोई भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए, कोई भी गेम खेलिए आप। उसमें क्या डबल फायदा है, फिजिकल के साथ साथ मेंटल पीस भी मिलेगा, और आपको फिटनेस के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि खाने का सिस्टम बदलिए। अगर आपको फैटी लीवर हो गया तो अभी तो कुछ खास बात नहीं लगती, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत गंभीर दिक्कत हो जाती है। जब वो ग्रेड 3 में पहुंचता है और उसके आगे जब फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद फिर लीवर सिरोसिस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं बचता है, और आप फिर एसाइटिस हो जाती है, पेट फूल गया, पानी भर गया पेट में, और आप बस वही टैपिंग कराते रहो और उन्हीं सब चीज़ों से आप गुजरते रहें। तो उससे बचने के लिए तरीका है कि आपको लीवर जो है इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, आपका पेट निकलना चालू हो गया है ना, और बाकी मसल्स आपकी वीक हो रही हैं, चेहरा कमजोर हो रहा है और पेट निकल रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो समझिए लीवर में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लीजिए आप, और खाने पीने का सिस्टम एकदम चेंज कर दिए। बाहर की सब चीजें बंद कर दीजिए, घर का भोजन कीजिए। और भोजन का भी सिस्टम ये करिए कि दिन में 2 बार खाइए। सुबह खा लीजिए जो भी खाना चाहते हैं, पूरा भोजन सुबह 10 बजे से पहले, अच्छा। फिर रात में खाइए। दोपहर का खाना बंद कर दीजिए। दोपहर में आप नाश्ता कीजिए। ओके। कोई भी सीजनल जैसे फ्रूट्स हैं, अमरूद है, संतरा है, पपीता है, केला है, कोई भी ऐसा फल ले सकते हैं। मोस्टली में लैया चना ले सकते हैं। और 1 ग्लास मट्ठा सादा बिना चीनी नमक का नियमित पीना चाहिए। फैटी लीवर कभी नहीं होने पाएगा। अगर आपको फैटी लीवर नहीं है या ग्रेड 1 है, आप 1 ग्लास मट्ठा सादा बिना चीनी नमक का, सादा 1 ग्लास मट्ठा पीना स्टार्ट कर दीजिए और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लीजिए। फैटी लीवर बिना किसी मेडिसिन के ही रिवर्ट हो जाएगा आपका। तो दोपहर के टाइम में सैलेड के साथ में मट्ठा, बिल्कुल बिल्कुल। और रात में खाना अगर खाता है कोई इंसान डिनर, नॉर्मल खाना खा सकते हैं रात में, कोई दिक्कत नहीं। बस सुबह और रात में 12 घंटे का गैप, 10 घंटे का गैप जरूरी है देना। और उसके अलावा जो है, आप अगर फिर भी अगर जरूरत पड़ती है मेडिसिन की, तो बहुत सारी दवाएं भी आती हैं, औषधियाँ बहुत सारी हैं। जैसे कि पुनर्नवा रिस्ट आता है, पुनर्नवा मंडूर आता है, यानी कि पुनर्नवा की कोई भी दवाई आप लेंगे तो वो लीवर में बहुत अच्छा काम करती है। शरीर की सूजन को भी घटाएगी, क्योंकि एज ए डायरेटिक काम करती है। मूत्रल है वो, तो यूरिन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका सूजन भी खत्म होगी, और साथ में लीवर को भी फिर से रिजनरेट करने का मौका मिलेगा। और साथ में इसके, अगर आपको फैटी लीवर ग्रेड 2 या 3 है, तो कोशिश करिए कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ चिकनी चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए, और ऐसी चीजें जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे सकती है उनका सेवन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि पनीर बढ़ा दीजिए खाने में, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। पनीर है, राजमा है, सोयाबीन है। अच्छा। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो अंडा ले सकते हैं, जिससे कि आपको प्रोटीन प्रॉपर मिल जाए और इजीली डाइजेस्ट हो, ऐसा प्रोटीन चाहिए। ओके। यानी कि जैसे पनीर लेना है तो पनीर बाजार का नहीं लेना है आपको, घर का दूध को फाड़ के पनीर ताजा निकाल लीजिए और ताजा ही पनीर लीजिए, गरम गरम ही खाइए उसको आप। अच्छा। वो आसानी से एब्जॉर्ब होगा आपको, क्योंकि खाने से मतलब नहीं है, एब्जॉर्ब होना चाहिए ना। जब आपका पाचन सही होगा आपको तभी फायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो भी चीजें ग्रहण करते हैं वो मैडम रस में बदलती हैं। बिल्कुल। रस फिर जाता है रक्त में, रक्त फिर मांस में, मांस फिर मेद में, मेद फिर अस्थि में, अस्थि फिर मज्जा में, मज्जा फिर शुक्र में। ये सिस्टम है, परिवर्तन का प्रक्रिया है। तो जो रस हमारा है, अगर वो अच्छा होगा, उसका पाचन अच्छा हुआ, पका हुआ होगा, वो ब्लड में मिलेगा, तो हमें
ताकत मिलेगी, पौष्टिकता मिलेगी। लेकिन अगर वो पचा हुआ नहीं है, आप दिन भर में 50 बार खाना खा रहे हैं, कभी समोसा खा रहे हैं, कभी चाय ले रहे हैं, कभी कॉफी ले रहे हैं, कभी बिस्किट ले रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पिज्जा खा रहे हैं, तो आपका डाइजेस्ट खाना हो नहीं रहा है। और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और रस तो बना, रस में जाके रक्त तो मिलेगा भी, और रक्त में जब मिला तो उसने तो बीमारियां बनाई। यूरिक एसिड बढ़ा देगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड बढ़ने का मूल कारण यही है, आपका पाचन सही नहीं है, आपका डाइजेशन सही नहीं है। डाइजेशन सही नहीं, इसी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। आप टेबलेट्स खा के उसको लेवल डाउन कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पे काम नहीं करते हैं। वो कुछ समय बाद जैसे आप टेबलेट छोड़ते हैं फिर बढ़ जाता है। तो आप डाइजेशन सही कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए और अच्छा और ताज़ा खाना खाइए, और चिकनी चीज़ें बाजार की स्पेशली बंद कर दीजिए। पुराने समय में लोग कहते थे कि जब तक चूल्हा नहीं जलता था तब तक खाना नहीं बन पाता था। तो इतना इजीली ना कोई स्नैक्स अवेलेबल होते थे, ना शॉप्स होती थी जहाँ पे आप इतना। मैं यही कहने जा रहा था मैडम, ये बात सही है कि पहले का टाइम इसीलिए अच्छा था और पहले के लोग इसीलिए स्वस्थ रहते थे, क्योंकि कारण ये था कि देखिए, एक बार तो सुबह चूल्हा जलना होता था, एक बार शाम को 4 बजे के करीब, और वो भी चूल्हा जलना क्या होता था, लोग किसी के यहाँ से आग लाके तब जलाते थे। जो गाँव का बड़ा आदमी होता था उसी की आग जलती थी, फिर वहां से आग आती थी तो ही जलता था। तो जब एक बार आग जल गई और बंद हो गई, फिर आप बना नहीं सकते। जब आप बना नहीं सकते तो आप बार बार चाय बना के नहीं पियेंगे ना। जब आप पियेंगे नहीं, बार बार खाना नहीं खाएंगे, तो आप वैसे ही फिट रहेंगे। हमें उसी चीज को करने की जरूरत है कि हमारे पास आज चीज सब उपलब्ध है, लेकिन हम नहीं खाएंगे। हम सुबह खा लेंगे 10 बजे के पहले जो भी खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी दही मट्ठा जो खाना खा लेंगे, फिर हम सीधे रात में खाएंगे। बिल्कुल, एक गैप। दोपहर का भोजन जो है वो क्या करता है, एसिडिटी कर देता है, गैस्ट्राइटिस करता है। ज्यादातर एसिडिटी और गैस के जो पेशेंट्स हैं मैडम, वो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक परेशान होते हैं। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक एसिडिटी भयंकर होगी, गैस्ट्राइटिस भयंकर होगी। तो दोपहर का खाना बंद करके एक बार देखें, दोपहर में कुछ हल्का ले लें, भूख लगे तो देखिए फर्क दिख जाएगा उनको। बिल्कुल किसी मेडिसिन के बिना, किसी भी कैप्सूल के, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज में। डॉक्टर साहब की ये बात बड़ी मानने योग्य है और इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जो मिड वेज स्नैकिंग की आदत हम लोगों की है कि हम लोग चलते फिरते खाते रहते हैं बिस्किट, नमकीन, प्रोसेस, जंक, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग, और उसके साथ में हम मील भी लेते हैं, तो ये एक एड ऑन हो जाता है और हमारा शरीर इतनी सारी चीज़ों को एक साथ पचा नहीं सकता है, और ना पचाने से बहुत सारी तरह की समस्याएं होती, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया। तो मिड स्नैकिंग को अवॉइड करना है, मील में गैप रखना है, घर का बना शुद्ध खाना खाता है तो लीवर हमारा बढ़िया रहेगा। इसी संदर्भ में एक समस्या और है जो इस समय बहुत देखी जा रही, वो है टाइफॉइड। लोगों को टाइफॉइड महीनों रहता है, सप्रेस हो जाता है, फिर फीवर आने लगता है, और 4-4, 6-6, 8-8 महीने लोग टाइफॉइड से सफ़र कर रहे हैं। सर, उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को आप ज़रूर दीजिए। वही बात है कि टाइफॉइड के ठीक ना हो पाने का रीज़न यही है कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। हमें टाइफॉइड हुआ और हमने मेडिसिन ले ली, एंटीबायोटिक्स ले लिया, बुखार की दवाएं ले ली, वो फिर उस समय डाउन हो गया, सप्रेस हो गया, कुछ समय के बाद फिर से होने लग जाता है। तो खैर उस पर टेस्ट पे तो कोई बात नहीं कि आप टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव आ रहा है, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हाई ग्रेड फीवर ना आए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो आपको मॉडर्न मेडिसिन के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी लेनी जो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाए। अच्छा। जैसे गिलोय है, तुलसी है और त्रिफला है। अच्छा। इन चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, प्लस साथ में जो भी दवाएं ले रहे हैं, भले आप मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं, आप ले रहे हैं तो आसानी से आपको एब्जॉर्ब होगी और अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। और ये आजकल टाइफाइड की नहीं, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम तो आजकल मैडम IBS की प्रॉब्लम है, पेट की। वही मेरा अगला सवाल था आपसे कि पेट से रिलेटेड समस्या, कॉन्स्टिपेशन, IBS, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, बहुत सारी दिक्कतें हैं। गर्ड इस समय बहुत सुनने में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति इससे सफर कर रहा है, सम पॉइंट ऑफ द टाइम वो सफर कर रहा है। इसके बारे में सर डिस्कशन बहुत जरूरी है। एकदम सही कह रही, सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम इस समय IBS की है। IBS कह लीजिए, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, जो भी कह लीजिए, और पेट की प्रॉब्लम कह सकते हैं आप एक तरीके से, सबसे ज्यादा है इस समय, हर तीसरे व्यक्ति को है। इसके 3-4 तो मेन कारण है। देखिए, पहली बात तो IBS में होता क्या है, IBS का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और हमारे यहाँ आयुर्वेद में उसको संग्रहणी कहते हैं। तो संग्रहणी में ये होता है कि IBS में ये होता है कि इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है मैडम, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आंतों में एक गति होती है, उस गति को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति। अगर वो गति डिस्टर्ब हो गई आपकी, तो या तो आपको स्टूल ज्यादा बार जाना पड़ेगा, या तो आपको फील होगा लेकिन होगा नहीं, स्टूल हार्ड भी नहीं होगा। बच्चों को भी ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है आजकल के समय में। इसमें एक ये बड़ा चक्कर है कि लोग इसको कॉन्स्टिपेशन समझ के ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका साइड इफेक्ट ज्यादा झेल लेते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में ये होता है कि आपको स्टूल हार्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है,
कॉन्स्टिपेशन में ये होता है ज्यादातर स्टूल आपको या तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा या नहीं होगा, ये कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन आईबीएस में ये होता है कि आपको स्टूल हार्ड नहीं होता है, होता तो सेमी सॉलिड है लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। आपको फीलिंग बनी रहती है कि और क्लियर होना चाहिए, आप बैठते हैं, नहीं हाँ होता। आप जाते हैं बहुत देर तक बैठते हैं, स्टूल में म्यूकस आ सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, पेट फूलता रहता है, पेट निकलने लगता है। पेट अंदर ना होने का रीजन ये भी एक है कि अगर आपको आईबीएस या कोलाइटिस है तो पेट अंदर जल्दी नहीं होगा जब तक सूजन नहीं घटेगी उसमें। आप चाहे जितना जिम कर लीजिए, चाहे जितना रनिंग कर लीजिए, जब तक आपका स्वेलिंग नहीं खत्म होगी तब तक नहीं होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये आईबीएस के। सर आजकल तो एक ट्रेंड और भी देखा जा रहा है, जो आजकल के युवा है मोबाइल लेके वॉशरूम में जाते हैं, आधा घंटा 45 मिनट वहाँ पे कोई मूवीज और बहुत सारे शोज देख लेते हैं, और उनसे पूछो कि क्यों, बोले टाइम लगता है। टाइम लगता है तो यही आईबीएस में टाइम लगता है, क्योंकि आपको क्या होता है, एक बार आप गए, प्रेशर बना, जो फील हुआ आपने जाके कर दिया, उसके बाद फिर फीलिंग बनी रहती है और क्लियर होना चाहिए, और वो क्योंकि मूवमेंट तो स्लो है इसकी वजह से क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो ये आईबीएस का सिम्टम है। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में देर तक बैठेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपको पाइल्स हो जाएगी जी, ब्लीडिंग पाइल्स हो जाएगी, ब्लड आने लग जाएगा या पेन होने लग जाएगा या कि मस्से हो जाएंगे। दिनचर्या बदलिए, सुबह खाइए फिर रात में खाइए, दिन भर का खाना छोड़ दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आईबीएस में बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, उससे बचना चाहिए। जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं और ये सोचते हैं कि यार हम तो दवा खा रहे हैं और अब हम ठीक हैं या कि हमें ठीक लग रहा है, और अचानक फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सोचते हैं हम तो फिट से कैसे बढ़ गया, वो समझ नहीं पाते। आईबीएस में दूध बहुत नुकसान करता है। अच्छा, दूध, राजमा, छोला, मूंगफली, खोया, खीरा, मूली, चाय, बैगन, घुइया, उड़द की दाल। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है कि दूध आप लेंगे तो तुरंत पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगेगी और आपको मोशन के लिए जाना पड़ेगा। खोए की कोई मिठाई या कोई किसी भी रूप में खोया खा लेंगे तो पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगेगी। अच्छा, तो इसका सबका आपको ऑप्शन बनाना पड़ेगा। दूध की जगह पे आप दही मट्ठा ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं, खोए की जगह पे आप छेने का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, खीरा, मूली भी नुकसान करती है आईबीएस में। अच्छा। सलाद लोग खाते हैं, सोचते हैं बहुत फायदा करेगा, सलाद है, फाइबर है, खीरा खाएंगे पेट फूल जाएगा। मुझे सर अभी कुछ 8-9 महीने पहले एक व्यक्ति मिले थे, उन्होंने बोला कि मैंने एक रात कुछ तो उड़द की दाल, रोटी, चावल कुछ तो खाया था, बोले उसके बाद से मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है। तो उड़द मैंने भी आपको बोला ना, हाँ। दूध, राजमा, छोला, मूंगफली, खोया, खीरा, मूली, चाय, बैगन, घुइया, उड़द की दाल, ये चीज़ें ऐसी जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करती हैं। अब बस जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमने तो खोया खाया नहीं फिर भी प्रॉब्लम होगी, तो वो समझ नहीं पाते हैं। आप बाहर जाएंगे कहीं खाएंगे खाना, रेस्टोरेंट चाहे खाइए आप, चाहे शादी ब्याह में खा रहे हैं, जो भी आप खाना, पनीर की सब्जी या कोई भी चीज़ है, सब में खोया मिला रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेवी में खोया ऐड कर देते हैं, अब जिसकी वजह से वो कच्चा खोया होता है, वो प्रॉब्लम कर रहा है। आप सोच रहे हैं हमने तो खोया खाया नहीं। तो जब पूछते हैं पेशेंट से कि भाई क्या तुमने क्या खाया था बताओ, जब से प्रॉब्लम हुई, तब बताता है कि भाई हम वहाँ गए थे, ऐसे ऐसे खाया था। तो पता चल जाता है, तो मैं बताता हूँ उसको, तो उसके समझ में आता है। सर जैसे भी आपने एक डिफरेंस बताया कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत या आईबीएस में लोगों को, तो सर एक नट शेल में रेमेडी ज़रूर बता दीजिए कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, जैसे आपने एक डिफरेंस बताया लोगों को, तो कॉन्स्टिपेशन है तो एग्जैक्टली कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी क्या हो सकती है जिससे हम आराम ले सकते हैं या लंबे समय तक हमें आराम मिल सकता है, और आईबीएस में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली चीज़ मैंने बताया आपको कि आईबीएस में आपको सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका मोशन जो है वो ना तो हार्ड होता है ना तो लिक्विड होता है। कई बार लिक्विड हो सकता है लेकिन आपको बहुत बार जाना पड़ता है। कभी भी ये नहीं फील होता कि आपको पूरी तरीके से पेट साफ हो पाता है। और कॉन्स्टिपेशन में या कब्ज में ये होता है कि स्टूल बहुत हार्ड होता है या होता ही नहीं है। दोनों में ये फर्क है। अगर आपको आईबीएस है और आपने कब्ज समय से उसकी दवाई कर ली तो आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि कोई भी आईबीएस की कॉन्स्टिपेशन की दवा है, सब में सनाएं ज्यादातर में पड़ी होती है। अच्छा, हाँ भाई स्टूल को ढीला करने के लिए सेना का प्रयोग करते हैं। अब सेना हर्ब्स ऐसी है जो कि स्टूल को ढीला करती है। और आपको है आईबीएस में ये होता है कि इंटेस्टाइन में जो हमारे विलाइज होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता रहता है। अब सेना की खासियत ये है कि वो भी इंटेस्टाइन के विलाइज को नुकसान करती है। तो आप जब भी उसका प्रयोग कर लेंगे तो आपको लूज मोशन होने लगेगा, स्टूल कई बार जाएंगे आप, लेकिन इसके बाद भी आपको पेट में हल्कापन नहीं लगेगा जी। ये फील नहीं करेंगे कि पेट साफ हो गया। भले आप 4 बार 5 बार जाएंगे मोशन, फिर भी फीलिंग नहीं आ पाएगी कि क्लियर हो गया और शरीर हल्का हो गया। दूसरा आईबीएस में क्या होता है, आपको सुस्ती, थकान, कमजोरी महसूस होती रहती है। उसका रीजन ये है कि आपकी इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। प्रोटीन, विटामिन B12 और कैल्शियम और विटामिन डी, ये चीजें ऐसी हैं जो बड़ी आंत में अवशोषित होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, और उसी में प्रॉब्लम है आपके। तो इसकी वजह से धीरे धीरे करके इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। और इसकी कमी की वजह से हम लोग सुस्ती, थकान, कमजोरी महसूस करते हैं, एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं, लगता है कि नहीं बहुत थकान लग रही है।
जी। ये सारे सिम्टम्स विटामिन B12 की कमी के होते हैं, प्रोटीन के। हम्म। तो इस कंडीशन की वजह से भी फर्क लगता है। तो ऐसे में आप अगर मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल हार्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। त्रिफला को सुबह खाली पेट उठने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल के पी लीजिए। अच्छा। 1 घंटे के अंदर आपका पेट साफ हो जाएगा। ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम होगा, क्योंकि हर बहरा आंवला है और कोई चीज़ उसमें है नहीं। और अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे बेल का चूर्ण आप प्रयोग कर सकते हैं, इसबगोल की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा। चित्रक का प्रयोग कर सकते हैं, हर्रे का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सर, इसबगोल की भूसी के लिए भी अगेन कुछ लोगों के मन में ऐसी भ्रांति होती है कि इसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो क्या अवधि तक ये इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि ऐसा लोगों में है कि अगर 4-6 महीना या 3 महीना इस्तेमाल करना पड़ा तो बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी, बॉडी को आदत हो जाएगी, और ऐसे में कोई चीज़ नहीं लेनी जिससे हमें आदत ना पड़े। तो इसका हमें कब तक सेवन करना सेफ है? देखिए, आप कोई भी, चाहे कॉन्स्टिपेशन की ही दवा है, बहुत से लोग तो ऐसे आते हैं जो 10 साल से खा रहे हैं, कोई भी, चाहे वो कोई सिरप हो, गैस की दवा मॉडर्न खा रहे मेडिसिन लोग। का, चाहे जो भी है, कैप्सूल्स हैं, खाली पेट खाने वाले जितने भी हैं, पेंटाप्राजोल, इस टाइप के जो भी हैं, जी। 20-20 साल से लोग खा रहे हैं। बॉडी तो हैबिचुअल रहती है। साइक्रेटिक मेडिसिन कौन सी ऐसी हैं जो कोई पेशेंट आज तक छोड़ पाया हो? कभी नहीं। छोड़ डायबिटीज, पाता है? ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं वो तो छूटती, चलो थायराइड एक की ऐसी नहीं बीमारी छूटती है, लेकिन साइक्रेटिक प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं जो कि एंजाइटी है, हमें वो परेशानी जो महसूस हो रही, जो हमारे शरीर में है नहीं, हमें वो परेशानी महसूस हो रही है, या वो हम रोग मान रहे हैं जो हमारे शरीर में है नहीं। यही तो न्यूरोसाइक्रेटिक प्रॉब्लम है। जी। तो साइक्रेटिक मेडिसिन कौन सी है जो ठीक हो जाती है किसी की भी? कभी भी नहीं हो पाती है। बॉडी हैबिचुअल होती जाती है, आप एडिक्ट होते जाते हो, डोज बढ़ती जाती है, या कभी कम कर दिया फिर बढ़ा दिया, ऐसे होता रहता है। तो ये तो हर चीज में आपको उसका ऑप्शन खुद बनाना पड़ेगा। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने इन चीजों का प्रयोग करिए, फिर 1 महीने के लिए गैप कर दीजिए, 2 महीने का गैप कर दीजिए, फिर कभी स्टार्ट करिए अगर प्रॉब्लम होती है तो। अच्छा। गैप करना जरूरी है, किसी भी चीज को रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है। जी, ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसबगोल, त्रिफला, इन सब के लिए लोगों में बहुत भ्रांति होती है कि हम कब तक खाएं। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता त्रिफला का, तो लोगों को बड़ी पहले। अच्छा हाँ, एक बात और है, त्रिफला की टैबलेट्स भी आती है, त्रिफला वटी के नाम से, उसमें, और मेरे खुद के कुछ जानने वाले लोग ऐसे हैं जिनको पाउडर से प्रॉब्लम होती है, उन्होंने फाँका और उनके गले में इश्यूज आ गए। तो क्या वटी भी सेफ है लेना? हाँ, वटी भी सेफ है, पर उसमें ये रहता है कि त्रिफला चूर्ण जो है उसकी थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है टैबलेट के कंपेरिजन में। अच्छा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप गुनगुने पानी में घोल के भी ले सकते हैं, पी सकते हैं उसको पानी की तरह, और बाकी टैबलेट भी ले सकते हैं। टैबलेट भी सेफ है, कोई उसमें नुकसान नहीं है।